बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कठपुतली हुक्मरानों को सहारा देने के लिए, इस कठपुतली निज़ाम को सहारा देने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ड्राइंग रूम्स में बैठ के बहुत बड़े बड़े फैसले किए जा रहे हैं और फर्द वाहिद ये चाहते हैं कि पूरा मुल्क उनकी सल्तनत बन जाए और तमाम के तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करें। न किसी वोट की जरूरत पड़े, न किसी जमहूरियत की, न आइन की, न कानून की, बल्कि पूरी कौम उन्हें अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर ले। और ये अमीरुल मोमिनीन का ख्वाब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब ने भी देखा था और उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब भी अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। अमीरुल मोमिनीन की इताअत बहुत लाजिम होती है, इसलिए वो कहते हैं कि बस ये सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ शैतानी चीज़ें हैं, आइन भी शैतानी है, कानून भी शैतानी है, अदालतें भी शैतानी हैं, मीडिया भी शैतानी है, हर चीज़ शैतानी है और सिर्फ हम हैं जो कि बिल्कुल फरिश्ता सिफ्त लोग हैं और हमारी इताअत की जाए, इसके अलावा किसी और की इताअत ना की जाए। ये सूरत हाल चल रही है, लेकिन दो अहम तरीन शख्सियात, ताकतवर तरीन शख्सियात के दरमियान इस वक्त मुकाबला चल रहा है। एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ है जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीपा सलार। दो शख्सियात, दोनों के दरमियान मुकाबला सख्त है और वक्त कम है। मई का महीना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मई के महीने के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और होंगी और इस डेवलपमेंट्स के नतीजे में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, खुशहाली की तरफ जाना है, आइन और कानून की बालादस्ती की तरफ जाना है या फिर मजीद गहराइयों की तरफ जाना है। इसी महीने फैसला होना है और हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, बता सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे फैसले हो जाएं और अपनी जिद और अना को छोड़ दिया जाए और एक इज्तिमाई शऊर को, कलेक्टिव विजडम को तस्लीम किया जाए, क्योंकि कलेक्टिव विजडम को तस्लीम करेंगे तो ही मामला आगे बढ़ेगा। अम्रुहुम शूरा बैनहुम, बाहमी फैसले जो हैं वो मुशावरत से करने चाहिए और न कि ड्राइंग रूम में बैठ के जो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं उनकी बातों सुनकर फैसले किए जाएं। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि हामिद मीर साहब, उन पे जर्नलिस्टों पे दोबारा सख्त वक्त आ चुका है। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल केस जो है वो दोबारा खोलने के लिए रजू किया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका है। पहले दिन की समाअत का हुक्म भी जारी हो चुका है, एतराज़ात दूर हो चुके हैं और उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है जो कि हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। इसके साथ साथ ही हामिद मीर साहब पर भी धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और उन्होंने FIR दर्ज करवाने के लिए दरखास्त भी दी, लेकिन अभी तक उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। आलमी सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो भी अब इस सिलसिले में मुतालबात कर रही हैं और सहाफ़ियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुतालबा कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त बजाय इसके कि कोई बेहतरी की तरफ जाया जाए, मजीद गिरावटों की तरफ जाया जा रहा है, मजीद अपने आप को गड्ढे में गिराने की कोशिश की जा रही है और इससे पाकिस्तान होगा, गड्ढे में जाएगा, कोई और नहीं जाएगा। सूरत हाल इस वक्त यह है कि एक और न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में सिर्फ हामिद मीर साहब को धमकियां मिल रही हैं, बल्कि बहुत सारे और जर्नलिस्टों को भी धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। उनमें इमरान रियाज खान हैं, सद्दीक जान हैं, आरफ हमीद भट्टी हैं, समी इब्राहिम हैं। इन सब को भी धमकियों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि जो भी काउंटर नैरेटिव देगा, जो भी आपके जनाबे हुक्म हाकम के खिलाफ जाएगा और जो भी फर्द वाहिद की सोच के खिलाफ जाएगा, उसके लिए यही है कि धमकियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। और बहुत ही फैसला कुन लम्हात आए हुए हैं, फैसला कुन मोड़ आया हुआ है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तैयारी कर रही है और भरपूर तैयारी कर रही है, एक इज्तिमाई तौर पे, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि सोलो फ्लाइट तनहा परवास की जाए, बल्कि उसके साथ ऑलरेडी 5 जमातें मौजूद हैं और 6 जमातों का है और अब जमात इस्लामी को बाकायदा तौर पे दावत दे दी गई है। लाहौर में मुलाकात हुई, जमात इस्लामी के अमीर नईमुर रहमान साहब, हाफिज नईम साहब और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, जमात इस्लामी के रहनुमा भी मौजूद थे। उसमें उनको बाकायदा तौर पे दावत दी गई है कि आप हमें ज्वाइन करें और इस तहरीक का हिस्सा बने, जो कि इस वक्त मैंडेट चोरों के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और
जमात इस्लामी के दरमियान इस बारे में इत्तेफाक पाया जाता है मुत्तफिका तौर पर कि ये सारे का सारा निज़ाम जाली है और मैंडेट चोरी का है। हाफिज नईम जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कि अपनी सीट भी, अपना फॉर्म 47 के तहत उनको जितवाया गया था, वो सीट भी उन्होंने वापस कर दी थी कि मैं हारा हुआ हूं और मुझे नहीं चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, जिसका हक है उनको दिया जाए। सिचुएशन इस वक्त ये है कि असद कैथर साहब, सनाउल्लाह खान, हामिद खान साहब, मलक अहमद भच्चर, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब, इन सब की मुलाकात हुई है जनाब हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के अमीर से, और उन्होंने दावत दी है और इत्तलात ये हैं कि जमात इस्लामी ने यह दावत कबूल कर ली है और पाकिस्तान जमात इस्लामी ज्वाइन करेगी। इसके साथ साथ जी एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है उससे आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मखसूस नशिस्तों का मामला, मखसूस नशिस्तों का केस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपील जो कि 8 मई को सुना जाना थी और उसके लिए 8 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी, अब उसमें रद्दोबदल हुआ है, कॉज लिस्ट तब्दील कर दी गई है। अब ये 6 मई को यानी कि मंडे के दिन, सोमवार के रोज, परसों सुनी जाएगी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मजहर साहब और जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब, ये 3 ऑनरेबल जजेस, फुल बेंच जो है ये इस अपीलों की समाअत करेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जो भी फैसला आएगा उसके असरात मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर पड़ेंगे, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात मान ली जाती है, उनका मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया जाता है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बहुत सारी सीटें जो हैं वो वापस मिल जाएंगी और हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी ज़ाया कर, दो तिहाई अक्सरियत ज़ाया हो जाएगी गवर्नमेंट की, जो इस वक्त फॉर्म 47 के तहत बनी हुई है। इसलिए और अगर ये 2 तिहाई अक्सरियत खत्म हो जाती है तो फिर इनका खेल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा और खासतौर पे काजी फाइज ईसा साहब जो कि चाहते हैं कि वो बल्कि चाहते नहीं, उनका मुक्का आई थिंक हो चुका है कि आप मुझे एक्सटेंशन दें, मैं आपको एक्सटेंशन दूंगा। लिहाजा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, देखना है कि हमारी अदलिया किस तरफ अपने आप को लेकर जाती है और इस बारे में क्या फैसला करती है, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंडेट है वो जालसाजी पर मबनी है और उसका कोई सर पैर नहीं और चोरी शुदा है, और उसमें मजीद ये कि मखसूस नशिस्तें भी उनको दे दी गई। तो अब 2 तिहाई अक्सरियत सिर्फ इसलिए दी गई थी कि अपनी पसंद के मुताबिक आइन, जो कि एक मुतफिका आइन है, एक मुकद्दस दस्तावेज है, उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें तोड़ फोड़ की जा सके और उसको तोड़ा फोड़ा जा सके। और अगली बात जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर आ रही है कि ये जो मुकमका है, गवाहियां मजीद आ रही हैं और वो गवाहियां आ रही हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने ये कहा, अब रिकॉर्ड पे चीज लेके आए हैं कि इलेक्शन से पहले वो नवाज शरीफ साहब से मिले और उन्हें कहा कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आप वोट को इज्जत दो की जो पॉलिसी है, जो नारा था, उसी पे कायम रहें और आप पब्लिक के पास जाएं। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप हार जाएंगे इलेक्शन, लेकिन वोट को बेतौकीर ना करें, वोट को इज्जत दो, आपका बहुत अच्छा मोटो है, उसी पे बरकरार रहें। लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने ये बात नहीं मानी और वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठ गए और ये सारे का सारा जो हुआ ये मनूवरिंग हुई। और उसके नतीजे में तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि महमूद खान अचकजई साहब ने नवाज शरीफ साहब को छोड़ा है तो वो महज इसलिए छोड़ा है कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ इसलिए थे कि वो वाकईतन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे और वोट की बात कर रहे थे और चोर दरवाजे की बात नहीं कर रहे थे। लेकिन अब एक और गवाही आ चुकी है कि ये पहले से प्लान था, लंदन एकॉर्ड, लंदन मुआहिदा, उसके सिलसिले में जो इमरान खान साहब भी कहते रहते हैं और हमें भी मालूम है कि लंदन में ये मुआहिदा हुआ था कि मैं आपको लेकर आऊंगा, आप मुझे लेकर आएंगे, आपको मैं आगे बढ़ाऊंगा, आप मुझे बढ़ाएंगे। तो ये सिलसिला जो है ये लंदन एकॉर्ड का हिस्सा है और उसी में ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें शामिल हैं और काजी फाइज ईसा साहब भी अब उसका हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे फैसले उन्होंने जो दिए उससे साफ जाहिर होता है। अब आते हैं जी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अब मामला ये है कि बातचीत नहीं कर रहे जी। इमरान खान साहब पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा है और ये पार्टी के अंदर के लोग भी डाल रहे हैं और बाहर के लोग भी डाल रहे हैं और वो डाला जा रहा है प्रेशर के जी इमरान खान साहब बात करें। और बात किनसे करें? मुस्लिम लीग नवाज से करें, पीपल्स पार्टी से करें,
MQM کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ بات کریں، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز بہت زیادہ بات چیت کی اس وقت تگ و دو کر رہی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ نظام جو ہے، یہ وہ بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ نظام کتنا کمزور ہے اور یہ نظام کے گرنے میں کتنا وقت لگے گا، چند لمحے لگیں گے اور یہ سسٹم سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نواز سے بہتر یہ کوئی اور نہیں جانتا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ڈیلنگ جو ہے، سب سے زیادہ ڈیلز، سب سے زیادہ NROs وہ اس میں ماہر ہے، اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ سے بہت اچھی طرح واقف ہے کہ کون سی کب اسٹیبلشمنٹ مضبوط تصور کی جائے گی اور کب کمزور، لہٰذا انہیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ عمران خان صاحب سے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان سے ملیں، لیکن عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کٹ پتلیوں سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ آپ لوگ کٹ پتلیاں ہیں، کٹ پتلی حکمران، آپ کو تو فارم 47 کے تحت بٹھایا ہے، اور جس نے بٹھایا ہے وہ ہیں پنڈی والے، اور جو پنڈی والے ہیں اصل تو وہی حکمران ہیں، اور وہی اس سسٹم کو، جعلی نظام کو لانے والے اور چلانے والے تو وہ ہیں، اور آپ کی چابیاں بھی ان کے پاس ہیں، لہٰذا میں آپ کے ساتھ بات کیوں کروں؟ میں اگر بات کروں گا تو ان کے ساتھ کروں گا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ریاست کے مالک ہیں۔ اگر وہ ریاست کے مالک ہیں تو میں پھر پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستا ہوں، اور پاکستان کے عوام مجھے اپنا مالک سمجھتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے مجھے دیا ہے، مجھے منتخب کیا ہے، اور 2 نہیں، 4 نہیں، 6.5 کروڑ ووٹ ہے میرا، جو کہ گھروں میں بیٹھا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 8 فروری کو بھی باہر آیا اور وہ 21 اپریل کو بھی باہر آیا، تو ہر 2 صورتوں میں انہوں نے ووٹ تو مجھے ہی دیا ہے، میرا ووٹ بینک محفوظ ہے، میرے پاکستان کے عوام میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو میں ان کٹ پتلی حکمرانوں کے ساتھ کیوں بات کروں؟ لہٰذا وہ کسی بھی صورت میں بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا بہت 2 اور 2 4 کی طرح جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، مسلم لیگ نواز کے پاس صرف ایک چیز ہے بیچنے کے لیے، اور وہ ہے 9 مئی، اور 9 مئی جس دن کھلے گا، جس دن اس کے راز کھلیں گے، تو میرا خیال ہے کہ کسی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور جتنا ظلم 9 مئی کی بنیاد پر کیا گیا، وہ ظلم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو بھی رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، اور وہ کہاں تھا، نہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، نہ اس کے ہاتھ میں پستول تھا، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی پتھر تھا، لیکن اس کو اٹھا کر لے گئے اور 1 سال بعد چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہر کسی کا ساتھ یہی ہو رہا ہے، اب تک جتنے بھی لوگ رہا ہوئے ہیں وہ سب یہی بتا رہے ہیں، کیونکہ 9 مئی جو ہے وہ کرنے والے کوئی اور تھے اور ملبہ کسی اور پہ ڈالا گیا۔ یہ ہے سچویشن۔ زرداری صاحب اپنی صدارت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی اپنی صدارت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور سیکرٹری جنرل سعد رفیق صاحب آ رہے ہیں، لہٰذا شہباز حکومت، نواز حکومت اب الگ الگ اپنا کھیل کھیلے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔